हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस ईवीएस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ईवीएस के क्वेश्चंस से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। तो यहाँ मणिपुर और जम्मू कश्मीर, देखिए मणिपुर क्या है, राज्य है, और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश, मीन्स ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य। तो यहाँ पे समुद्र से तटवर्ती राज्य बताने हैं। तो देखिए, यहाँ पे तेलंगाना जो तटवर्ती राज्य हैं, ज़रा आप तटवर्ती राज्य देख लीजिए। तटवर्ती राज्य जो हैं 9 हैं। कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे 9 तटवर्ती राज्यों की बात करी गई है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस तरीके का तीनों का एक साथ कोई पेयर बन नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन पर जो है आयोग के द्वारा बोनस नंबर दिया गया था सभी को जो मिलना था। ठीक, तो इसका कोई भी राइट ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। ये आप तटवर्ती राज्य जो भारत के हैं, समुद्र तटवर्ती राज्य, इनको आप पढ़ लीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इतने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य बताने हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो देखिए, यूपी राजस्थान तो है बट बिहार नहीं है, और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तो शायद हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो अभी और ऑप्शन देख लेते हैं हम, सी और डी में गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना है, और राजस्थान, झारखंड, ओडिशा। तो हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए ही इसका हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इस तरीके से इसका 3 का ए ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसकी आप जो ये दिया रखा है, देखिए मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, एक छात्र 29 नवंबर, देखिए 29 नवंबर 2022 को सूरत के से नगर कोइल जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा। यह ट्रेन 20:30 बजे, मतलब 20 आवर्स है और 30 मिनट्स है, बजे चली, और 1 दिसंबर 2022 को 13:00 पर बजे नगर कोइल पहुंची है। ठीक, तो इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी तय की है, चली है। तो ट्रेन की औसत चाल बतानी है। तो देखिए, 29 तारीख को ये 20 आवर्स और 30 मिनट पे चली है। तो इसकी हम 12 AM तक की टाइम निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 आवर्स 30 मिनट। पहला ये हो गया चीज़। फिर देखिए आप, फिर जो 29 तारीख से वो जब 12 बजा तो 30 नवंबर लग गया। फिर आप देखिए 30 से 31 तक का, 30 से 31 तक का पूरे 24 घंटे हो गए, मीन्स 24 आवर्स ये हो गया। फिर 1 दिसंबर को वो 13 बजे, मीन्स 13 आवर्स यहाँ पर हो गए। तो टाइम कुल कितना हो गया, देखिए कुल टाइम जो आपका हुआ है 3 आवर्स पहला वाला, 24 आवर्स, फिर 13 आवर्स और 30 मिनट बाद को। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो 81/2 आवर्स टाइम आएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर ट्रेन द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 2119 किलोमीटर है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला लगा देंगे, 2119 और बटे में 81/2, 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 81 से अपॉन में 81 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 52.32 किलोमीटर पर आवर्स टाइम आ गया। ठीक है, ये आ गई जाके औसत चाल। तो मीन्स जो ट्रेन की औसत चाल आई है वो क्या आई है, 53 अप्रॉक्स ले लिया गया है। 52.32 था, इसको अप्रॉक्स में 53 किलोमीटर पर आवर ले लिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया इसको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, आपका एक क्वेश्चन दिया रखा है, कह रहा है आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। ठीक, तथा X और Y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। तो इस तरीके, जब भी आपको पश्चिम, तो आप एक चीज़ याद कर लीजिए, इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो पश्चिम में जाना है, मीन्स 200 इस तरीके से चलेगा पश्चिम में। ठीक, ये 200 चल गया पश्चिम में।
फिर अभी देखिए फिर ठीक उत्तर दिशा में, तो उत्तर में जाना है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखते हैं कितना ऊपर की तरफ जाना है, तो ठीक जो उत्तर दिशा में जाना है वो कितना है 80 मीटर। तो देखिए 200 यहाँ से हुआ जाके ये चीज़ 200 ये हुआ जाके ये जो चला था ये वाली डिस्टेंस 200 है। फिर 80 मीटर ऊपर उत्तर की तरफ चला है, फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में इधर की तरफ ये चला है। अब बताना है चलकर अपने विद्यालय पहुँचते हैं, तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है। तो देखिए घर है 80 मीटर जो है वो किधर की तरफ को है, दक्षिण में है। किधर हो गया, दक्षिण में। मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आपको ये याद करने वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। तो देखिए झूम खेती जो होती है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। कहाँ कहाँ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनमें। तो इनमें आंसर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ है, मिजोरम में। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कह रहा है हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल या जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, जो हमारी तुलना में 4 गुनी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए 4 गुना जो देख सकते हैं, कबूतर तोता ये नहीं होगा, कौवा कोयल ये भी नहीं, गिरफ्त फाख्ता ये भी नहीं है, चील और बाज जो है इनकी दृष्टि जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। मतलब दो रोग दिए रहेंगे वो मच्छरों द्वारा ही। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया रखा है, कॉलरा एंड टाइफाइड और कॉलरा एंड मलेरिया, टाइफाइड एंड मलेरिया, या फिर डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो देखिए डेंगू और चिकनगुनिया दोनों मच्छरों के काटने से होते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे कह रहा है दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर। तो हमें बताना है किन्हीं 2 स्थलों के बीच की दूरी जो नापी गई है वो 39.8 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है। तो देखिए जो पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 960, तो 39.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 960 से, ये डिस्टेंस आ गई अभी तक। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो सीधे इसको हमें किलोमीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 38.2 आंसर आएगा, जिसको हम अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 38 किलोमीटर। तो मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। क्या विवरण दिया, देखिए कह रही है हमारे यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, बहुत होती है, और हिमपात भी होता है, मतलब बर्फ़ भी गिरती है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घर की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। अब देखते हैं यह कौन सा राज्य होगा। पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हिमाचल प्रदेश है, असम, बिहार, लद्दाख। तो इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, ए, मतलब हिमाचल प्रदेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है डल झील। तो देखिए डल झील की बात आई है, तो डल झील हमें पता है कहाँ है, श्रीनगर में है। तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग पर्यटक मतलब जो हैं रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। तो देखिए जो नाव होती है श्रीनगर वगैरह में उसको क्या बोला जाता है, शिकारा बोला जाता है। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर का है श्रीनगर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वह हमें ढूंढ सकते हैं। कैसे, हमारी सांसों के कंपन के द्वारा, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, पैरों की तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अभी तक हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 12 तक के देख लिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। देखते हैं पहेली क्या है। कह रहा कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती। अब तक आप समझ गए होंगे। खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी,
ना आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल मिर्च। लाल मिर्च कोई खा के तो एकदम मुंह कड़वा जाता है, तो यहाँ पर क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लाल मिर्च। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या क्या कथन दे रखे हैं। तो इसमें कह रहा है इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह वृक्ष बहुत उपयोगी। देखिए जल की आवश्यकता, अगर जल की आवश्यकता होती तो राजस्थान में लगता ही नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन जहाँ तक सही होगा। फिर अगला बी कह रहा है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। 2 ये हो गए। अब सी और डी देख लेते हैं क्या है। तो सी और डी में बोल रहा है, सी में बोला है इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता। यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात हो गई। छायादार बहुत ज़्यादा खेजड़ी होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कम से कम 100-200 लोग एक साथ तो बैठ ही सकते हैं, इससे ज़्यादा ही बैठ सकते हैं, तो डी तो गलत हो जाएगा। फिर ई देखते हैं इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन देखिए डी, बी और सी में तो डी है, तो ये वाले तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। बचा हमारे पास ए बच गया और डी बच गया। तो देखिए ए बी सी और ई में है कन्फ्यूजन, तो देखिए सी और ई में से क्या हो जाएगा। सी कह रहा है इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, जबकि अभी पीछे कहा इससे औषधियाँ बनती है, तो सी इसका राइट ऑप्शन तो होगा नहीं, मीन्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए बी ई। ठीक, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी या फिर तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो देखिए नारियल कहाँ पे होते हैं, गोवा में होते हैं, तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक क्या हो, विषय में पारंगत होगा। दूसरा कह रहा है शिक्षक ने उद्देश्य से पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। अगला कह रहा है विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है, विषय को पूरा करने के लिए दत्त कार्य देती है। तो देखिए जब विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं उनका यूज़ करके अगर शिक्षण कर रहा है तो बहुत अच्छा शिक्षण माना जाता है, इसी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा है पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है। देखिए अमूर्त उससे नहीं जोड़ पाएगा, बच्चा है तो उतना उसका इमेजिनेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है, ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा बातों को आसानी से समझकर सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो देखिए क्योंकि ये पर्यावरण को एकीकृत की बात हो रही है, तो इसका ए ऑप्शन राइट होना चाहिए, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, दत्त कार्य, जांच सूची, अवलोकन, लिखित प्रश्न। तो देखिए रेटिंग स्केल के लिए जो है ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, मीन्स अवलोकन, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, या फिर व्याख्यात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, या फिर क्रम निर्धारण मापनी। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो यहाँ पर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 20 में कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है। तो देखिए क्या है इसमें, इसमें हो जाएगा यहाँ पर
ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन के लिए मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में कह रहा है एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। तो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, और या फिर पहचानना, या फिर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर, अंडरस्टैंडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, मीन्स ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा प्रक्रिया कौशल नहीं। देखिए अवलोकन, निष्कर्ष निकालना, पूर्वानुमान करना, ये सभी तो होते हैं, बट निर्धारित करना, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होता है। अब देख लेते हैं हम 23। कह रहा ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। ये सबसे सटीक लग रहा है, वास्तविक जीवन पर आधारित, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वर्ड्स आ गए हैं ना। अगला बी में कह रहा है किसी भी समयावधि का या फिर प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, जहाँ शिक्षक ही अभिमुख हो गया, केवल पाठ्य पुस्तक पर की दी गई सामग्री पर केंद्रित। तो सी और डी तो बिल्कुल गलत, बी भी गलत, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पर केवल वर्ड आ जाता है, ज़्यादातर ऑप्शंस में केवल जो होता है निगेटिव वे में रहता है, तो इस ऑप्शन को कभी आपको राइट नहीं करना है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है, क्रियाकलाप करना, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना। तो देखिए सबसे पहले कुछ भी करना होता है तो हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, मीन्स सी सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, क्रियाकलाप का संचालन करते हैं, मीन्स सी के बाद ए हो जाएगा, ठीक। फिर क्रियाकलाप का संचालन करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रक्रम पर विचार करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, यानी इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा ईवीएस की पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है। आधार वाक्य क्या हो जाएगा, रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, व्यवहार अधिगम सिद्धांत। तो सामाजिक रचनावाद सिद्धांत जो है ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है, मीन्स सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चे प्रयोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत होते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कार्यानुभव और अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो डी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रयोजना प्रक्रम के लिए लाभकारी है वो क्या हो जाएगा, कार्यानुभव और अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है, यानी डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम 27 में कह रहा है समस्या समाधान में निम्नलिखित सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है समस्या को परिभाषित कीजिए, दूसरा क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए। फिर अगला देखते हैं हम 27 का बाकी के दो क्या हैं, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए या फिर समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें भी हमें सीरियल से लगाना है, तो पहले क्या हो जाएगा ए डी बी सी, मीन्स ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं, संसाधनों को सही समूह चुनें। तो देखिए पहला क्या है, विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो अभिकलित्र यानी कंप्यूटर, पहला हो गया। बी में है बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। तो ईवीएस के सामुदायिक संसाधनों की बात हो रही थी, तो बी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है कथन, इसमें
पहला ऑप्शन कह रहा है अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अभिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। तो देखिए असाइनमेंट्स की बात करी जा रही है, तो असाइनमेंट जो होता है आइडियाज़ को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि आपको ज्ञात हो कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कोई विशिष्ट परियोजना युक्त प्रयुक्त नहीं की जाएगी। ये तो बात ठीक नहीं है। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, ये भी बात कुछ ठीक नहीं है। उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, ये भी बात। फिर देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है, डी में कह रहा है उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा। तो यानी यही सबसे सही ऑप्शन लग रहा है, मतलब डी, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा, मीन्स डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चंस हमने आज की सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा, और अच्छे से हमने कराए हैं 30 क्वेश्चंस, तो पूरा वीडियो खूब अच्छे से पढ़िएगा। और आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जिससे सबकी हेल्प हो जाएगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं।